हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी बना दी, तो जब तक ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी रहेगी तब तक इससे जो इनकम आ रही है वो आपकी इनकम में क्लब होएगी, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है जी, ये चीज हमने लास्ट क्लास में कवर करी थी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है भी है तो एकदम इमीडिएटली रेज करो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हमने डिवाइड कर दी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डिवाइड होगी मींस आप थे, आपकी वाइफ थी, आपके दो बच्चे थे। हमने एग्जांपल लिया था कि एक बच्चा मेजर है, एक बच्चा माइनर है, तो चार बंदों की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थी। उसमें जो मेजर वाला बच्चा है उसने कहा कि अब हम जो है अलग होके रहेंगे, या आप एज ए फादर बोले कि अब हम अलग होके रहेंगे। आप जो है अलग अलग बट जाते हैं, तो ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनके भी जो है वो चार हिस्से हो गए। अब जब चार हिस्से हुए तो ये वाली प्रॉपर्टी मीन बाकी हिस्से हमें अभी कुछ लेना देना नहीं, बट ये वाली प्रॉपर्टी जो कर्ता ने या एज एन इंडिविजुअल आपने जो है एचयूएफ में जोड़ी हुई थी, इस वाली प्रॉपर्टी की क्लबिंग अब कैसे होनी है, दैट वी हैव टू सी। तो इसकी क्लबिंग जो है, जो आपकी मींस जो जो इंडिविजुअल जिसने वो फैमिली में जिसने वो एचयूएफ में जोड़ी थी, वो बंदा भी हो सकता है। खुद को रख के देखो, मींस इट्स यू, आपकी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो कमाई थी, अपनी बिजनेस इनकम से कमाई थी, या अपनी सैलरी इनकम से कमाई थी, या अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम से कमाई थी, तीनों में से कैसे भी कमाई थी। और आपने वो जो है एचयूएफ की इनकम, एचयूएफ की प्रॉपर्टी में उसको जोड़ दिया था। अब जब आप इस प्रॉपर्टी के हिस्से हो गए, वो चार हिस्से हो गए। एक आपका अपना हिस्सा, एक आपके स्पाउस का हिस्सा। स्पाउस मींस लड़कियों के लिए स्पाउस लड़का हो जाएगा, लड़कों के लिए स्पाउस लड़की हो जाएगी। जो भी उसका वाइफ या हस्बैंड है वो उसका स्पाउस है। उसके बाद जो है उसके दो बच्चे हैं, तो वो इनकम जो है इस प्रॉपर्टी के चार हिस्से हो गए, वो चारों में चले गए। तो अब जोन से हिस्सा जो है आपके स्पाउस को मिला है, जोन सा हिस्सा आपका है वो तो आपका है ही है, इसके अलावा जो हिस्सा आपके स्पाउस को मिला है वो भी, उसकी भी इनकम आप ही की इनकम में क्लब होनी है। और जो हिस्सा आपके माइनर चाइल्ड को मिला है उसकी इनकम भी जो है वो उस पेरेंट के साथ जाएगी, उस पेरेंट के साथ क्लब होएगी जिसकी दोनों में से इनकम ज्यादा है। तो आप वो उसके माइनर चाइल्ड की इनकम भी आप में आ सकती है, वो आप में ना आके आपके स्पाउस की इनकम में भी जुड़ सकती है। बट जो स्पाउस की इनकम है, स्पाउस की जो इनकम फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी है, दैट डेफिनेटली विल बी एडेड टू यूर इनकम ओनली, उसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। इसका एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशंस करे थे आपने, मैंने कहा था आपको सारे इलस्ट्रेशन एक बार देख लेना, या नहीं किए? बेटा ये आसान चैप्टर है बड़ा, एक बार पढ़ते चले जाओगे याद होता चला जाएगा, दो बार पढ़ लोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो इसको एक बार करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है, ये जो जो चीज मैंने आपको बोली है, ये इलस्ट्रेशन 7 में एज इज उसी तरह से विद वैल्यूज दिखाया गया है। सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इलस्ट्रेशन, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें कवर कर लें उतना अच्छा है। कुछ चीजें अपनी सेल्फ स्टडी के लिए रख लो। राइट राइट गाइस, रेसिपी बता दी है, खाना खुद बना के ट्राई करना है। और कोई प्रॉब्लम हो फिर वापस आ जाना है कि हाँ जी बताओ जी, दोबारा से ये कुछ जो है, ये कहीं कुछ गलती रह गई है, कहीं कुछ कमी रह गई है। तो ये यही है, मिस्टर टोडी इज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ। इट कंसिस्ट ऑफ मिस्टर टोडी, मिसेस टोडी, मिस्टर टोडी इज मेजर सन मिस्टर ए, एंड मिस्टर टोडी इज माइनर सन बी। इसमें किया क्या है, इसने मिस्टर टोडी ट्रांसफर्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू हिज पर्सनल इनकम टू एचयूएफ विदाउट एनी कंसिडरेशन। बिना किसी कंसिडरेशन के उसने ट्रांसफर कर दी थी। अब उसके बाद क्या हुआ, 1 जुलाई 2024 को जो एचयूएफ है, दैट इज 1 अप्रैल 2023 को ये ट्रांसफर करी थी। तो यानी कि अप्रैल जो है 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, जो प्रीवियस ईयर है, उसमें तो ये सारी की सारी इनकम जो इस प्रॉपर्टी की होनी है वो मिस्टर टोडी की इनकम में ही ऐड होनी है। 23-24 के अंदर तो मीन 31 मार्च 2024 को ये साल खत्म हो जाएगा। तो जो भी प्रॉपर्टी आप एचयूएफ को ट्रांसफर करोगे विदाउट एनी कंसिडरेशन करोगे, उसकी इनकम आपकी ही इनकम में क्लब बैक होनी है। तो ये सारी की सारी इनकम आपकी ही इनकम में क्लब करी जाएगी। उसके बाद अगले साल 1 जुलाई 2024 तक, तो मतलब 31-30 जून 2024 तक जो है, ये
एचयूएफ की प्रॉपर्टी थी और उसके बाद ये प्रॉपर्टी 4 हिस्सों में बट गई। तो अब जब हिस्सों में बट गई तो आपके टोडी साहब के हिस्से में जो है कौन-कौन सा आएगा, वो सवाल है जिसका जवाब हमने निकालना है। So net annual value of the property for previous year, ये नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी का मतलब हो गया, नेट एनुअल वैल्यू मींस इतना उसको नेट में किराया मिल रहा है, 80,000 रुपए किराया मिला है एंड दैट फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 उसको 1 लाख रुपए किराया मिला है। स्टेट दी टैक्स ट्रीटमेंट फॉर बोथ द ईयर्स, दोनों सालों की टैक्स ट्रीटमेंट बतानी है। तो नेट एनुअल वैल्यू जो है वो पहले साल की 80,000 है 23-24 की, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की निकाली तो 24,000 जो है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है 80 माइनस 24 56,000 रुपए जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाती है। ये 56,000 रुपए की इनकम जो है ये टोडी साहब की इनकम में जोड़ दी जाएगी। ये एचयूएफ की इनकम नहीं है। दिस इनकम बिलोंग्स टू मिस्टर टोडी। अब अगले साल क्या हुआ, अब तो प्रॉपर्टी बट गई, तो जो मेजर चाइल्ड था उसकी प्रॉपर्टी की जो हिस्सा है, उस प्रॉपर्टी का हिस्सा जिसमें मेजर चाइल्ड वाला जो मिस्टर ए का हिस्सा है वो मिस्टर ए के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। मिसेस टोडी वाला हिस्सा जो है वो मिस्टर टोडी को मिल जाएगा कि हाँ जी आप ही इसका टैक्स दो। और माइनर चाइल्ड में मिस्टर बी है, क्योंकि वो माइनर है इसलिए उसकी जो इनकम है वो मिस्टर ए या मिस्टर बी दोनों में से जिसकी भी इनकम हायर है उसके अंदर जोड़ दी जाएगी। इज इट क्लियर? यस और सर। जो माइनर चाइल्ड है उसकी इनकम का साथ में इनकम, तो जैसे अब ये यहाँ पर हमें दिखा दिया कि मिस्टर टोडी की इनकम में जोड़ दी गई ये वाली जो इनकम है। ऑन नेक्स्ट पेज ये जो है 13,125 दो बार जुड़ा है। एक बारी जो है वो मिसेस टोडी की इनकम मिस्टर टोडी में डाली गई है और दूसरी बारी जो है मिसेस मास्टर टोडी की इनकम जो है ये इसमें डाली गई है। फिर हिल गया यार, दिस इज अ चैलेंज। इसको मैं और ये 13,125 की जो मास्टर टोडी जो हुआ, जो बी हुआ, उसकी इनकम के साथ एक 1,500 रुपए की साथ में जो है वो एग्जेम्पशन दी हुई है। दैट एग्जेम्पशन कम्स, वो एग्जेम्पशन 1,500 रुपए की कब आती है, किसके केस में आती है बच्चे? किसी भी बच्चे की इनकम जब उसके पेरेंट की इनकम में ऐड होगी तो हर इनकम एडिशन पे, हर बच्चे की इनकम एडिशन पे 1,500 रुपए की एग्जेम्पशन मिलनी है। ये वो वाली एग्जेम्पशन है। ठीक है जी, क्लियर? Liability of the, where by the reason of the provisions contained in this chapter or provisions contained in section 20 subsection 1, the income from any asset or from membership of a firm of a person other than the assessee is included in the total income of the assessee on the service of a notice of demand by the assessing officer in this behalf. The person in whose name such assets or who is a member of the firm shall be liable to pay that portion of tax levied on the assessee which is attributable to the income so included. So tax shall be paid by the transfer. AO has the power to collect tax from transferee also. Tax shall be paid by such liability cannot exceed where any such तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि आप जो ट्रांसफरर है, जो एसेट ट्रांसफर कर रहा है टू दी ट्रांसफरी, वो एसेट ट्रांसफर कर रहा है और विदाउट एनी कंसीडरेशन कर रहा है, या
विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन कर रहा है, मीन्स कंसिडरेशन पूरी नहीं है। मीन्स जैसे हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर दी, तो अब प्रॉपर्टी जो है वो वाइफ की है, तो इनकम भी 1 मिनट के लिए तो वाइफ की आती है, वो इनकम आने के बाद वाइफ की जो इनकम है वो हस्बैंड की इनकम में ऐड कर दी जाती है। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये जो इनकम है दैट इज टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ हस्बैंड ओनली, मगर इनकम टैक्स के जो सारे नोटिसेस हैं वो वाइफ के नाम पर जा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। जो जो ट्रांसफरी है, सारे के सारे इनकम टैक्स रिलेटेड नोटिस जो हैं, जो एडवांस टैक्स जमा कराने का नोटिस होगा या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराने का नोटिस होगा, वो सारे के सारे जो हैं, या रिटर्न ना फाइल करने का जो नोटिस होगा, वो सारे के सारे जो हैं वो ट्रांसफरी ऑफ द एसेट, जिससे जिसकी इनकम से हट के ये दूसरे की इनकम में क्लब हो जानी है, उसकी ये नोटिस उसको नहीं आने हैं। लाइक अगर मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, तो अब इनकम तो अल्टीमेटली मिस्टर एक्स की इनकम में ही ऐड होनी है, मगर उस इनकम के ऊपर जो टैक्स के नोटिसेस हैं वो मिसेस एक्स को वैलिडली इशू होंगे। वो सारे के सारे नोटिसेस मिसेस एक्स को इशू होंगे। जब उन नोटिसेस का जवाब जाएगा तब ये कैलकुलेशन निकल के आएगी कि अच्छा ये टैक्स तो तुम्हारा है ही नहीं, ये तो मिस्टर एक्स का है, तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी जो है वो इसमें खाली 15,000 रुपए बनती थी, बट यही इनकम अगर आपके हस्बैंड के कैलकुलेट करते हैं ऐड करके, तो 15,000 रुपए की जगह 35,000 हो जाती है। सो नाउ द टैक्स हैज टू बी पेड, इट इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 35,000, एंड नाउ हूसोएवर वांट्स टू पे, दोनों में से वो पे करे, मगर वो जो है वो हस्बैंड के अकाउंट में दिखाया जाएगा कि उसके अकाउंट में टैक्स आया है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नोटिस किसको जाना है इसका सवाल सीधा सीधा बन जाएगा। तो नोटिस जो है वो ट्रांसफरी को ही जाना है, जिसकी इनकम जो उठ के दूसरे की इनकम में क्लब हो जानी है, ये उसी को ही नोटिस जाना है, क्योंकि उससे पहले विदाउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन देयर ऑन द टेबल ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, वो नहीं बता सकता कि इनकम क्लब होनी है या नहीं होनी है। इसके साथ ही ये क्लबिंग वाला चैप्टर जो है दिस कम्स टू एन एंड। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करते हैं दैट इज योर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनकम। ठीक है जी। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाली, जो मीन्स आपको कभी कभी जो लॉस लग जाता है बिजनेस में, तो उसका आपने कैसे सेट ऑफ करना है, कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो सेट ऑफ लॉसेस जो हैं वो आपके दो तीन तरह से हो सकते हैं, रादर तीन तरह से हो सकते हैं। वन इज योर सेक्शन 70 एडजस्टमेंट, दूसरी जो है वो सेक्शन 71 की एडजस्टमेंट है, तीसरी जो है वो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस है। सेट ऑफ जो पहली वाली एडजस्टमेंट है उसको हम इंटर सोर्स कहते हैं या इंट्रा हेड कहते हैं। बेटे इंटर हेड या इंट्रा हेड एंड मतलब पता ਤੁਹਾਨੂੰ? हेलो। ਸਰ ਇੰਟਰਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਅਲੱਗ ਪੀਜੀਬੀਪੀ ਦੇ ਅਲੱਗ। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀਬੀਪੀ ਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਾ ਹੈਡ ਮੀਨਸ ਹੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੈਡ ਆਫ ਇਨਕਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ? 5 5 ਹੈਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਜੀਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਐਂਡ ਗੇਨਸ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਾ ਹੈਡ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰ ਸੋਰਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਿਦਿਨ ਅ ਹੈਡ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਮਲਟੀਪਲ ਸੋਰਸਸ ਆਫ ਇਨਕਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹੈਡ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੇ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਆਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਥਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਦਾ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਸ ਆਫ income, three sources of income from which business income is coming to him. Now
can we club the losses or income of all these three sources together to a certain degree? Yes, but ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ that is your income from sale and purchase of shares। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ sale and purchase of shares ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ means sale or purchase of shares ਜੋ ਹੈ if it comes under the category of स्पेकुलेटिव बिजनेस, अगर वो स्पेकुलेटिव बिजनेस ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस है that cannot be adjusted against the profit of any other source। मींस आपके पास दो सोर्सेज ऑफ इनकम थी, एक आपका टेंट हाउस था, दूसरा आपका ट्रांसपोर्ट बिजनेस था, तीसरा शेयर्स बेच खरीद रहे थे। तो शेयर्स बेचने खरीदने का जो बिजनेस है, अगर वो स्पेकुलेटिव बिजनेस है। शेयर्स बेचने खरीदने का बिजनेस स्पेकुलेटिव कब होता है बेटा, किस कैटेगरी में होता है? जो हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स के लिए कि नाउ दिस इज अ स्पेकुलेटिव बिजनेस, कब मानते हैं उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस हम? इंट्राडे ट्रेडर। अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस हो जाता है। वेरी गुड। तो आपका अगर इंट्राडे बिजनेस करते हुए कुछ लॉस लगा है आपको, मींस मान लीजिए कि आजकल जैसे बुरा टाइम चल रहा है, इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं ज्यादातर लूज कर रहे हैं, बहुत पैसा गवाते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि 80 या 90 बंदे जो आज की डेट में इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं वो लूज कर रहे हैं। और जितना इंट्राडे ट्रेड में 80 या 90 लूज कर रहे हैं, उतना ही प्रॉफिट जो है वो 10 या 20 बंदे जो हैं वो कमा लेते हैं। तो लूजर्स जो है वो नंबर ऑफ लूजर्स ज्यादा है, नंबर ऑफ गेनर्स कम है। मगर जो नंबर ऑफ गेनर्स हैं वो सारा का सारा पैसा, इन 80-90 बंदों का पैसा वो 10-20 बंदे ही ले जाते हैं। ये आज की डेट में ऐसा बिजनेस चल रहा है। तो अब ये जो 80-90 बंदे जो पैसा लूज कर रहे हैं, ये चाहें भी तो भी अपने नॉर्मल बिजनेस से, मींस एक बिजनेस है उसमें उसने पता चला कि 20 लाख रुपए साल की इनकम कमाई हुई है, और इंट्राडे बिजनेस में, इंट्राडे शेयर्स के बिजनेस में उसने 12 लाख रुपए गवा दिया, हर महीने 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। तो उसकी जो टोटल इनकम जिस पे टैक्स लगना है वो मानी जाएगी, वो पूरी 20 लाख मानी जाएगी। वो जो 12 लाख स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है उसको जो है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट के नाम पे इसमें एडजस्ट नहीं करने दिया जाएगा। स्पेकुलेटिव लॉसेस कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट स्पेकुलेटिव प्रॉफिट्स, उसके अलावा और कहीं नहीं। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट समझ में आ गया अपने को? यस सर। ये वाला जो है ये वाला है लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस वाला। स्पेकुलेशन बिजनेस का जो प्रॉफिट है उस जो स्पेकुलेशन बिजनेस से अगर आपका प्रॉफिट आ गया तो उस प्रॉफिट को तो आप नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस के साथ एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अब मैं कह रहा हूं कि एक बिजनेस था उसका जो है दैट वाज योर टेंट हाउस। तो टेंट हाउस वाला बिजनेस जो है अगर उसमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, केस भी देख रहा हूं मैं, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ हुआ है, और जो शेयर्स बेचने खरीदने का बिजनेस है उसमें 90,000 रुपए का घाटा पड़ा हुआ है, तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो पूरी 1 लाख रुपए होगी। ये 90,000 रुपए का लॉस जो है इस 1 लाख के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। स्पेकुलेशन बिजनेस का जो आपका लॉस है 90,000 का, दैट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट्स ऑफ नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। बट अदर वे राउंड, अगर इसको उल्टा कर दें, स्पेकुलेशन बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस के साथ उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो। मींस आपने जो शेयर्स खरीदे बेचे उसमें 80,000 रुपए का फायदा कमाया, जो इंट्राडे शेयर्स बेचे आपने, और जो आपका टेंट हाउस था, पहला साल था आपके टेंट हाउस का, आपको 40,000 रुपए का नुकसान लग गया। तो आपका जो है अब नेट में जो प्रॉफिट माना जाएगा जिसके ऊपर आपने टैक्स देना है दैट इज 80,000 माइनस 40,000, तो दैट टर्न्स आउट टू बी नेट में 40,000। ठीक है जी, यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो ग्रेट, गुड। अब इसके बाद मतलब ऐसे ही करके हमें एक एक पॉइंटर जो है इसका याद करना है। दूसरा पॉइंटर हमारा जो है वो क्या है, ये लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस वाला तो हमने कई बार पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए इजी टू एब्जॉर्ब भी है। हमने कैपिटल गेन्स अभी तक खुद से मैंने नहीं पढ़ाया आपको, बट आप पढ़ चुके हो कैपिटल गेन्स का चैप्टर? बोलो यार हाँ या ना, ही तो बोलना है ना, कादू सोची पे। सर सही से क्लियर नहीं है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन्स क्लियर नहीं है? यस क्या सर। डाउट्स हैं बच्चे? कभी कभी सब में थोड़े डाउट्स आ जाते हैं, वैसे क्लियर नहीं हो रहा है।
कोई डाउट्स आते हैं? एक बच्ची तुम में से है, क्या नाम है उसका? हिमांशी। हिमांशी राइट्स मी। Yes, sir. तो बच्चे Yes, जैसे sir. हिमांशी मेरे को जो है वो अपने डाउट्स का ना कुछ टेक्स्ट डालती रहती है, मुझे जब पहली फुर्सत मिलती, कई बार तो मैं इंस्टेंट उस टाइम फुर्सत में ही होता हूँ। इधर इसका मैसेज आया, उधर मेरे को जो है वो एक ब्रेक लिया हुआ है मैंने इसके मैसेज में ही जवाब ढूंढ के दे दिया, बट इसका जो लास्ट सवाल आया है उसको देखने का मेरे को टाइम नहीं मिला। मैंने देखा, उसके बाद से मैं फंसा हुआ हूँ, तब से मैं लगातार गोल 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 घूम रहा हूँ। तो मैं फिर भी कोशिश होती है कि मैं उसका जवाब दूं। तो आप अगर किन्हीं डाउट्स में फंस रहे हैं तो फील फ्री टू सेंड मी योर डाउट्स। आप एक टेक्स्ट कर दीजिए मेरे को विद द कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। आपने फोटोएं खींचनी है, किताब में से फोटोएं खींच के भेज दो। आपने कुछ जॉट डाउन करना है, जॉट डाउन करके भेज दो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका जल्दी से जल्दी जवाब आपको दे सकूं। डोंट कीप योर डाउट्स टू योरसेल्फ, अपने आप नहीं सॉल्व होंगे। किसी की हेल्प लोगे, जरूर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। तो अब कैपिटल गेन्स की अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के कैपिटल गेन्स होते हैं हमारे। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जो है, इन्होंने कैपिटल गेन्स में भी जो है वो कैटेगरीज बनाई हुई है एसेट्स की। कुछ एसेट्स जो हैं उनमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं वो 1 साल बाद ही शुरू हो जाते हैं। वो कौन से कैपिटल गेन्स हैं कि आप अगर 1 साल तक होल्ड करके रख लो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 साल बाद ही मिल जाएगा? कुछ पढ़ा है अभी तक तो बताओ बच्चे। हेलो। इक्विटी शेयर्स जो ऐसे लिस्टेड कंपनियों के हैं, अगर शेयर्स लिस्टेड कंपनी के हैं, मींस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। हिंदुस्तान में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आपके पास शेयर्स हैं जो इन कंपनीज में से लिस्टेड है, किसी एक में भी लिस्टेड है तो भी चलेगा। तो आप अगर उस शेयर को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही बेचते हो, आप उसको सेल भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही कर रहे हो। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल नहीं करते हो तो कुछ अलग प्रोविजन है। अगर आप उसे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल कर रहे हो और सेल करने के बाद जो है आपको जो कैपिटल गेन है, अगर आपने 1 साल रोकने के बाद बेचा है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा है, तो एक टैक्स होता है एसटीटी करके, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो वो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन कंपल्सरली आप पर लग गया क्योंकि आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा। तो जब आप पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी लग गया और आपने 1 साल के बाद बेचा, तो इसके ऊपर जो कैपिटल गेन्स आपको लगेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। वही अगर आपने 1 साल से कम टाइम में शेयर खरीदने के बाद बेच दिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। इन दोनों ही केसेस में जो टैक्स का रेट होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स जो है रेट है वो 12.5% है, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के टैक्स का रेट है वो 20% है। ये चीज हमने एक याद रखनी है। और ये जो है ये लिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में है, मींस अगर आपके शेयर्स जो है वो लिस्टेड है तब ये रेट है, अदरवाइज ये रेट ना होके कुछ डिफरेंट हो जाता है। मींस अगर शेयर्स हैं तो पीरियड 1 साल ही रहेगा, चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मगर जो कैपिटल गेन्स का टैक्स रेट है वो चेंज हो जाएगा। वो अगर एसटीटी नहीं दे रहे हो तो 12.5% की जगह जो है जो नॉर्मल कैपिटल गेन्स टैक्स का रेट है वो बोला हो जाएगा, विच इज 20%। फिर वो 20% के ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म वाला। बट जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स रेट है वो तो फिर 20 से जो है वो बढ़कर जो है वो आपका नॉर्मल टैक्स रेट हो जाएगा। नॉर्मल टैक्स रेट मींस अगर आप 30% की ब्रैकेट में आते हो तो 30% के हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अगर आपने एसटीटी नहीं दिया तो एसटीटी जो है वो इसलिए जरूरी हो जाता है। ये एक कॉनन्ड्रम है। कॉनन्ड्रम बेसिकली हम पेचीदगी को कहते हैं। ये एक पेचीदा सी चीज है जो मैंने आज बताई है। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम उसके अलावा आपके दिमाग में आती है तो मेरे से पूछना, मैं इसके सवाल के जवाब दूंगा। बट अभी हम बात कर रहे थे इंटर सोर्स एडजस्टमेंट की। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, मींस कैपिटल गेन अब कैपिटल गेन ही है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या वो शॉर्ट टर्म हो। दोनों ही कैपिटल गेन्स जो है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों ही एक ही हेड में है। तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट जब हमने करनी है तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। बट जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है दैट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म
एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ उसको तो आप जो है वो चाहे लॉन्ग टर्म के साथ करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ करो, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ करो, दोनों में से किसी के साथ भी कर दो। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म का कैपिटल लॉस है तो उसको आप खाली लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट कर सकते हो। अब इसका क्या रीजन रहा होगा ये जब हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों किया होगा? हेलो। पता नहीं सर। पता नहीं। मैं ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 20%, और लॉन्ग टर्म ਦਾ 10%, बड़ा था एक साढ़े 12.5%, हाँ 12.5%, 11%। 12.5%, 12.5%। तो अब जो है अगर आपको जो है लॉन्ग टर्म में कैपिटल लॉस हुआ है, मीन्स मान लीजिए कि आपको जो लॉन्ग टर्म का जो है वो कैपिटल लॉस जो है वो 10 लाख रुपए का हुआ है, और आपको शॉर्ट टर्म में जो कैपिटल गेन है वो भी 10 लाख रुपए का हुआ है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स आना है वो आपको किस रेट कितना आ जाएगा? 10 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है और 10 लाख का ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो भी 10 लाख का है, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो भी 10 लाख का है। तो आपको अगर टैक्स आना है सरकार से, वो सरकार को जो टैक्स मिलना है आपसे वो कितना मिलना है? 10 लाख के कैपिटल गेन के ऊपर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर कितना टैक्स मिलेगा? 10 लाख के ऊपर 20% हो तो 2 लाख रुपए, जैसे सर 2 लाख तक 2 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर आपको कैपिटल लॉस हुआ है तो यानी कि सरकार आपको जो है वो एक क्रेडिट दे रही है कि आप जो है अब आपको जब इनकम होएगी, जितनी इनकम होएगी उस इनकम के ऊपर टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है। तो आपको इनकम कितनी होनी है इस 10 के, मतलब जो है आपको क्रेडिट कितना दे रही है सरकार इस टाइम? 10 लाख रुपए के कैपिटल गेन के ऊपर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर कितना टैक्स लगता है बच्चे? 12.5%। 12.5% ਨਾਲ कितना होया? 1,25,000। यस सर। गवर्नमेंट आपको क्रेडिट जो टैक्स का दे रही है वो 1,25,000 का दे रही है, और जो गवर्नमेंट को आपने टैक्स देना है वो 2 लाख का देना है। इनकम 10 लाख की ही है दोनों केसेस में, इसलिए वो दोनों को आपस में सेट ऑफ नहीं करने दे रही है कि जहां हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं वो तो 1.25 लाख का दे रहे हैं, और आपसे हमने जब टैक्स उगाना है तो वो 2 लाख का उगाना है। तो मैं आपको आपस में कैसे एडजस्ट करने दूं? जब तुमको 10 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, इसको उसके साथ सेट ऑफ कर लियो। मेरे को जो 10 लाख रुपए का कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसके ऊपर जितना टैक्स बनता है वो चुपचाप से देते। और अदर वे राउंड हो जाए कि 10 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, तो ठीक है, आप जो है इसको लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर दो। यहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट है वो लूजर नहीं है। एसएससी लूजर है तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट लूज नहीं करनी चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स ओन राइटिंग्स। उसने लॉ बनानी है तो अपनी लॉ वो अपने नुकसान के लिए नहीं बनाएगी। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है? किसी को डाउट है? नहीं जवाब मिला तो मुझे लग रहा है डाउट रह गया है। दोबारा बताऊं? क्लियर है? चलो ठीक है, गुड टू गो। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है, अगर आई मीन एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है केस ए में आपको 80,000 का हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो आपको 40,000 रुपए का लॉस हुआ है। मीन्स दिस 40,000 ब्रैकेट में का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया 40,000 का। इसको आपस में एडजस्ट नहीं करने दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट नहीं करने दिया जाएगा। आपकी इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन जो है वो पूरी 80,000 रह गई। अदर वे राउंड केस बी के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो 90,000 का हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,20,000 रुपए का हो गया। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000 रुपए मान लिया जाएगा कि ठीक है 30,000 रुपए के ऊपर जो है इनकम टैक्स जमा कराओ, आगे बढ़ो। ठीक है जी, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। तो यस सर। यस सर। कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म जो है वो शॉर्ट टर्म के साथ कब एडजस्ट होने हैं?
आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप ही हो जाने चाहिए याद कि जिसमें भैया जो मेरा जो टैक्स ज्यादा आ रहा है उसके लॉस को तो मैं कम टैक्स वाले के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ, बट जिसका लॉस मेरा अगर जो है वो मेरा लॉस जो है वो उस वाले हेड में है जहां पे मेरा टैक्स रेट कम होता है, उसको मैं ज्यादा टैक्स वाले के साथ ज्यादा टैक्स की इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ। अब ये तो हम बात कर रहे थे बच्चे, जो हमने बात करी वो शेयर्स वाली बात करी है। इक्विटी शेयर्स में ये रेट है जो 12.5% है और 20% है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का रिस्पेक्टिवली। बाकी एसेट्स के अंदर जो रेट है दैट इज 20%। मींस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स विच आर ऑफ लिस्टेड कंपनी, उसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स रेट है वो हो गया 12.5% और शॉर्ट टर्म का हो गया 20%। बाकी जितनी भी एसेट्स बचे, बाकी जो एसेट्स बचे वो क्या क्या हो गए, दैट कुड बी लाइक अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड भी उसमें आ जाएगी। अर्बन लैंड किसी भी तरह की हो, कोई भी प्लॉट हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, सारी की सारी आ जाएगी। सोना है वो भी आ जाएगा। मींस गोल्ड आल्सो इज कैपिटल एसेट। गोल्ड के अलावा जो आपके कैपिटल एसेट्स हैं दे आर ऑफ द टाइप्स ऑफ योर डिबेंचर्स आपने खरीदे हुए हैं, मींस लोन वाले इंस्ट्रूमेंट्स आपने लिए हुए हैं, जो आपने म्यूचुअल फंड्स जो लिए हैं, उन जो फंड ऑफ फंड्स की कैटेगरी में आते हैं या जो डेट फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। वहां पर म्यूचुअल फंड्स में दो तीन तरह के फंड्स होते हैं। एक इक्विटी फंड्स होते हैं, जो इक्विटी फंड्स हैं, इक्विटी फंड्स का मतलब इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी फंड्स जो हैं वो 12.5% और 20% वाली कैटेगरी के हैं। जो इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स हैं विच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ईदर डेट फंड्स, या तो उनको हम डेट फंड्स कहते हैं या फिर उनको हम फंड ऑफ फंड्स कहते हैं। फंड ऑफ फंड्स का मतलब है कि वो डेट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और थोड़ा बहुत कभी कभी इक्विटी में भी लगा देते हैं, बट इक्विटी में थोड़ा लगाते हैं, डेट्स में ज्यादा लगाते हैं, या आप कहीं फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करने लगे हुए हैं। मींस आप जो शेयर्स खरीद रहे हो वो नैस्डैक खरीद लिया। नैस्डैक का मतलब अमेरिका का जो एक फंड है वो खरीद लिया आपने। अमेरिका में एक नैस्डैक जो है वो इंडेक्स फंड है, इंडेक्स है, तो उसका फंड खरीद लिया आपने। या चाइना का आपने कोई जो है इंडेक्स फंड खरीद लिया, या आपने सोना खरीद लिया, मतलब म्यूचुअल फंड सोने में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने गोल्ड खरीद लिया, तो आप उन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो फंड ऑफ फंड्स हैं। फंड ऑफ फंड्स हो गए, प्रॉपर्टी हो गई, एग्रीकल्चरल अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड हो गई, गोल्ड हो गया। इसमें जब भी आप इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर जो टैक्स देना पड़ेगा आपको, दैट विल बी एट द रेट ऑफ 20%। 20% जो है वो होगा अगर उसके ऊपर जो है आपको इंडेक्सेशन अलाउड है तो। अगर इंडेक्सेशन अलाउड है तो वो 20% है। और जो असेसमेंट ईयर आपका 24-25 का है उसमें ज्यादातर जो है वो 20% वाला ही रेट होता होता था। जो असेसमेंट ईयर अगला वाला 25-26 वाला आ रहा है इसमें उन्होंने बराबर कर दिया कि किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सबके ऊपर 12.5% जो रहेगा टैक्स रेट। वहां पर इंडेक्सेशन अलाउड नहीं होगी। बीच में मैं आपको इंडेक्सेशन क्या होती है वो भी किसी दिन ऐसे ही चलते चलते समझा देता हूँ, अदरवाइज आप अपने डाउट्स जब रेज करेंगे तो मैं समझाता हूँ। बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में बाकी एसेट्स में क्या रेट ऑफ टैक्स है, वो नॉर्मल टैक्स रेट है। वहां पर आपको जैसे इक्विटी शेयर्स में आपको 20% का जो टैक्स रेट मिल रहा है वो एक कंसेशनल टैक्स रेट है। आप अगर वैसे शेयर्स खरीदते हो, मतलब आप अगर वैसे किसी एसेट को खरीदते हो और महीने 6 महीने 2 महीने 3 महीने बाद बेच देते हो, नॉर्मली जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है आपको उसमें होता है कि एसेट आपने 2 साल या 3 साल से कम रखी है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। मीन्स अगर ये हम बात करें तो पिछले साल, नो इट्स 2 इयर्स, 3 इयर्स वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। नो इट इज 2 इयर्स की 2 साल से कम अगर एसेट आपने रख के बेच दी तो इट विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब वो मतलब एक एक साल यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, इट इज 2 इयर्स, और शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, इट इज मोर देन 2 इयर्स। इक्विटी शेयर्स में इट इज स्टिल स्पेसिफिक कि अगर 1 साल रखा तो 1 साल के बियॉन्ड रख दिया तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। इक्विटी शेयर्स में 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म है, बाकी सारे एसेट्स में 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म हो जाता है। इक्विटी शेयर्स में 1 साल से पहले अगर आप बेच देते हो, मींस लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म में बेच देते हो, तो आपको टैक्स रेट जो देना है वो 20% देना है। यानी कि इक्विटी शेयर्स में आपने 20% का एक शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स रेट बनाया हुआ है।
जबकि जो आपके दूसरे एसेट्स हैं, रेस्ट ऑल ऑफ द एसेट्स, चाहे आप गोल्ड बेचो, चाहे आप प्रॉपर्टी बेचो, उन सब में जो आपको टैक्स देना है दैट इज एट द रेट एट विच द इंडिविजुअल इज टैक्सेबल। जिस रेट पे भी इंडिविजुअल की टैक्सेबिलिटी है, अगर वो 10% पे टैक्सेबल है तो 10 लगेगा, अगर वो 30% पे टैक्सेबल है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर भी उसे 30 ही देना है। ठीक है जी, इज दिस पॉइंट क्लियर? ये बी वाले पॉइंट मतलब ए वाला क्लियर हो गया, बी वाला क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं सी, ठीक है। लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35 एडी। 35 एडी क्या बिजनेस होता है बच्चे, जरा बताओ। स्पेसिफाइड बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस यानी एक आधा एग्जांपल। क्रूड ऑयल वेयर हाउस फॉर शुगर एग्रीकल्चर शुगर है, एग्रीकल्चर है, इसके वेयर हाउस पेट्रोलियम गैस। बनाए हुए हैं आपने। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के वेयर हाउस है, शुगर का वेयर हाउस है, और पाइपलाइन है, क्रूड ऑयल की पाइपलाइन बिछाई हुई है। क्रूड ऑयल का बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, क्रूड ऑयल की कंट्री क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बिछाना जो है वो स्पेसिफाइड बिजनेस। सो यू आर अवेयर ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, ये सारे के सारे स्पेसिफाइड बिजनेस हैं। सो अब ये कहता है कि आपका जो लॉस ऑफ ए स्पेसिफाइड बिजनेस है that can be set off only against the profit of any other specified business। मीन्स जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है उसको आप नॉन स्पेसिफाइड, आप उसको स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकते हो और कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें शुरू में तो लॉस होना ही है। मीन्स पहले कई साल तक लॉस ही लॉस दिखेगा, या पहले साल ही लॉस दिख जाएगा, उसके बाद आप उस लॉस को लेके घूमते रहो कई साल तक, मीन्स पे भी 5 साल 7 साल 8 साल। क्यों दिखना है पहले साल लॉस? इसमें क्या गारंटी दे रहे हैं हम लॉस की, लॉस होगा ही होगा? क्या रीजन है बच्चे गारंटी देने का लॉस होगा? मैं गारंटी दे रहा हूँ कि लॉस होगा, क्या रीजन है? कैरी फॉरवर्ड होए ना। नहीं नहीं, होना क्यों है लॉस? मतलब पहले साल एस बिजनेस है लॉस ही लगूगा, प्रॉफिट होना ही नहीं है किसी भी हालत में, क्या कारण है? डिडक्शन क्या मिलती है? 35A की डिडक्शन क्या है? 35AD की 100% एक्सपेंसिव जितना भी ब्लैंकर आपने की थी। बिजनेस एस्टेब्लिश करने में एक्सपेंस किया है, बारिंग दी लैंड परचेज, एक लैंड को छोड़ के बाकी जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो सबकी सब सारी की सारी डिडक्शन मिल रही है आपको। बाकी बिजनेसेस में क्या होता है, हर एक बिजनेस में आप उसकी डेप्रिसिएशन की डिडक्शन लेते हो, यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं, आपको जितना आपने पैसा लगाया सबकी डिडक्शन मिल रही है। आपने क्रॉस कंट्री पाइपलाइन लगाई या आपने एक वेयर हाउस लगाया, वेयर हाउस की जो इनकम आती है उसकी रिटर्न जो है आपको आने वाले 5 6 सालों में 7 सालों में मिलती है। आप जो है वो कह रहे हो कि मैंने एक जमीन खरीदी थी मैंने, मान लो 5 करोड़ रुपए की। 5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने के बाद मैंने इसके ऊपर 2 करोड़ रुपए का वेयर हाउस बनाया, तो 2 करोड़ रुपए का वेयर हाउस आपका एक्सपेंडिचर हो गया सीधा सीधा। और पूरे साल में जो आपने सेल करी है, जो पूरे साल में आपने रेवेन्यू कमाया, वो कमाया 1.5 करोड़ रुपया। तो 1.5 करोड़ माइनस 2 करोड़ का जो खर्चा है, 50 लाख रुपए का आपका नुकसान आके बैठ गया। ठीक है ना जी? अब जब दूसरे साल 1.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दोबारा कमाओगे और वहां पर जो टोटल एक्सपेंडिचर जो है उस साल आपका 20 25 लाख रुपए का होगा, तब आपका प्रॉफिट आना है, उसको फिर आप इसके साथ एडजस्ट कर देना। क्योंकि जो आपका ये जो बिजनेस है 35AD का, इस बिजनेस को आप सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट्स के साथ ही एडजस्ट कर सकते हो। तो अब ये स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट्स कौन सा हो सकता है? जैसे आपने एक खोला हुआ था वेयर हाउस, मीन्स आपने एक वेयर हाउस बनाया शुगर का, शुगर के वेयर हाउस में आपने कमाया कुल मिला के 1 करोड़ रुपए का नुकसान। एक बिजनेस आपका और था, एंड दैट बिजनेस वाज, जो आपने 2005 में या 2004 में ही खोल लिया था, वो आपने एक हॉस्पिटल भी खोला हुआ था, आपने एक हॉस्पिटल बनाया था। इट वाज मोर देन 100 बेड हॉस्पिटल, 100 बेड से ज्यादा का हॉस्पिटल है। तो मोर देन 100 बेड हॉस्पिटल ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। अब वो 35AD की डिडक्शन उसको कब मिलती है? जब वो 2010 के बाद बनाता है तो मिलती है, बट फिर भी वो स्पेसिफाइड बिजनेस तो है ही है ना। तो स्पेसिफाइड बिजनेस में आपका प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस जो आपने शुगर फैक्ट्री को शुगर वेयर हाउस बनाया उसमें लॉस हो रहा है। इन दोनों के बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस को आप आपस में सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है जी? Loss of a specified business covered under Section 35AD can be set off only against the profits of other specified business
However, loss from a non-specified business can be set off against the income from specified business. अब specified business means आपका जो है वही specified business जो है वो शुगर वाला ये वेयर हाउस है, आपने साथ में एक ट्रांसपोर्टर का बिजनेस भी खोला हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आपको लॉस हुआ, अब शुगर वाले बिजनेस में जो शुगर का वेयर हाउसिंग का बिजनेस है इसमें आपको प्रॉफिट आना शुरू हो गया है। ये दोनों आप आपस में एडजस्ट कर सकते हो, मगर जो शुगर वाला जो बिजनेस था, शुगर का जो आपने वेयर हाउस खोला हुआ है, इसको ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के प्रॉफिट के साथ नहीं एडजस्ट कर सकते। इसको आप किस प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकते हो? विद एन अदर स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट्स ओनली यू कैन एडजस्ट। शुगर बिजनेस में, शुगर के वेयर हाउसिंग बिजनेस में लॉस, आपने हॉस्पिटल खोला हुआ था उसमें प्रॉफिट, आपने होटल खोला हुआ था उसमें प्रॉफिट, आपने क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बिछा दी एक जो है उसमें प्रॉफिट हो गया आपको, आपने और कोई वैसा बिजनेस कर लिया लाइक आपने एक वेयर हाउस और खोल दिया एंड दैट वेयर हाउस रिलेट्स टू वेयर हाउसिंग दी मस्टर्ड ऑयल, आपने सरसों का तेल रखने के लिए जो है एक वेयर हाउस और खोल दिया है, उसमें आपको जो है वो प्रॉफिट हुआ है, और आपको शुगर वाले बिजनेस, शुगर वाले वेयर हाउस में लॉस हुआ है। इन दोनों को क्या आपस में आप सेट ऑफ कर सकते हो? तेल वाला नहीं होना। ए वाला नहीं होना, क्यों नहीं होना? क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल है, ऑयल वाला वेयर हाउस जो है वो स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है। नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपका ये जवाब सुन के। So next comes your loss incurred in the activity of owning and maintaining race horses. एक ही बिजनेस है भाजी। ओके। हम्म, अरे वो देना यार स्कैन, पेमेंट तो करो। बताओ क्या बिजनेस है ये? स्पेकुलेटिव। नहीं नहीं नहीं, हॉर्स रेस वाला बिजनेस जो है ये स्पेकुलेटिव नहीं होता। हॉर्स रेस दो तरह का बिजनेस होता है, एक तो हो गया जो हॉर्स रेसेस जो है वो कर रहे हैं, मीन्स दे आर बेसिकली इनटू लाइक हॉर्स रेस करवाते हैं। अब उसमें आप बेट करते हो, उसमें आप शर्त लगाते हो, तो आपकी वो जो इनकम होती है वो कैजुअल इनकम होती है, वो लॉटरी टाइप की इनकम होती है। तो जो लॉटरी टाइप की इनकम जो आपकी होती है जब आप स्पेकुलेटिव बिजनेस में मतलब आप जिस भी बिजनेस में आप लगे हुए हो, तो वो वाली जो है वो टैक्सेबल एट ए डिफरेंट रेट होती है। बट आपका ये बिजनेस जो है ये तो प्रॉपर बिजनेस की फॉर्म में है, फिर भी इसकी इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जोड़ी जाती है। ये इनकम है जो बंदा हॉर्स रेस में बना के रखा हुआ है, जिसने जो है वो घोड़े पाले हुए हैं और वो रेसेस कंडक्ट करवाता है, मीन्स वो हॉर्सेस की ब्रीडिंग कर रहा है, हॉर्सेस को मेंटेन कर रहा है, जिस स्टेडियम में हॉर्स रेस होनी है वहां का किराया ले रख देता है, या हो सकता है स्टेडियम ही उसका अपना है, ये वो बिजनेस है। मीन्स अब ये जो एक बिजनेस है अपने आप में यूनिक बिजनेस है, जिसकी इनकम पीजीबीपी में ना आकर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है, और इस इनकम को जो आप सेट ऑफ कर सकते हो वो सिर्फ इसी के साथ ही कर सकते हो। लॉस incurred in the activity of owning and maintaining resources can be set off against income from such activity only। ये सिर्फ यहीं पर ही आएगी और कहीं नहीं जाएगी। ठीक है जी। जैसे एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज 80,000 रुपए का इसे मुनाफा हुआ, और रेंट फ्रॉम लैंड में जो है 20,000 रुपए का घाटा हुआ, ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो गए। मगर अदर वे राउंड हो जाए कि आपका जो है 90,000 रुपए का रेस हॉर्सेस से घाटा हुआ था और रेंट फ्रॉम लैंड जो है वो 1,30,000 रुपए था, तो 1,30,000 पूरी टैक्सेबल रहेगी। आप 90,000 रुपए की जो नेगेटिव इनकम है वो इस 1,30,000 के साथ जो है सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये अपने आप में अकेला एक बिजनेस है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस जो है वो कहीं किसी और इनकम के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। सिर्फ एक इकलौता लॉस है मतलब विच वॉइस कैन बी कैरिड कट आ फॉरवर्ड, रही है। और विच कैन बी एडजस्टेड जो है, बट उसका लॉस जो है वो कहीं पे भी एडजस्ट नहीं होगा। लॉस इंकर्ड इन द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सच एक्टिविटी ओनली, और कहीं नहीं जाएगा।
लॉस फ्रॉम ए सोर्स, अगर आपका जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, मींस आप ऐसी जगह, आपकी जो इनकम है वो अंडर सेक्शन 10 एग्जेम्प्ट है, आपको इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता है, और गलती से उस इनकम की जगह आपको नेगेटिव इनकम आ जाती है, तो वो नेगेटिव इनकम आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं किसी के साथ भी। वो नेगेटिव इनकम जो है वो आपकी नेगेटिव इनकम ही रहेगी, इट इज नॉट सेट ऑफेबल। उसको आप टैक्सेबल इनकम के साथ सेट ऑफ कभी भी नहीं कर सकते। No loss can be set off against winning from lotteries, crossword puzzles, races, card games, gambling और other betting etc. इस इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स लगना ही लगना है। जैसे ही आपकी लॉटरी निकली, उस सारी इनकम के ऊपर टैक्स लग जाना है आपकी। आपको लॉटरी की टिकट की भी एक्सपेंस एडजस्टमेंट नहीं मिलती है। आप रेस जीतते हो, आपने घोड़े की रेस खेली, आपको पता चला कि आपने टिकट खरीदी थी 2,000 रुपए की, आपका घोड़ा जीत गया। आपको 2,000 रुपए की टिकट खरीदने के ऊपर जिस घोड़े पे आपने पैसे लगाए थे, आपको 10,000 रुपए मिले, तो पूरी 10,000 रुपए की इनकम टैक्सेबल होती है। वहां पर ऐसा नहीं होता कि 10 माइनस 2,000 रुपए का आपका खर्चा हो गया तो 8,000 रुपए की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आप घोड़े के ऊपर पैसे लगाते हो कि 5,000 रुपए लगाए और घोड़ा जो है जीत गया, मीन्स सेकंड आया या थर्ड आया, तो भी आपको जो है इनाम मिलेगा। आपको जो 5,000 रुपए की टिकट थी उसके ऊपर, क्योंकि आपका घोड़ा सेकंड आया है, तो इसलिए आपको 3,000 रुपए का इनाम मिला है। आपने टिकट जो बेट करी थी वो 5,000 की करी थी, आपको पैसे मिले 3,000 रुपए, तो आपकी पूरी 3,000 रुपए के ऊपर जो है 30% से टैक्स लगा लिया जाएगा। मतलब ये नहीं किसी ने कहना कि तेरे को तो 2,000 रुपए का घाटा पड़ गया यार ये रेस खेल के, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, नहीं। आपको जो 3,000 रुपए मिले दैट विल बी कंसिडर्ड योर इनकम, और उस इनकम के ऊपर पूरा टैक्स लग जाएगा एट द रेट ऑफ 30%। चाहे उससे पहले आप जो है जीरो इनकम टैक्स स्लैब में आते हो, बिना किसी स्लैब के भी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। इन्हीं सब वजह से आपकी ये जो लॉटरी वाली इनकम है, ये जो गैम्बलिंग वाली इनकम है, क्रॉसवर्ड पजल्स वाली इनकम है, इसका सेट ऑफ जो है, इस इनकम का सेट ऑफ किसी भी लॉस के साथ अलाउड नहीं है, आपको ये टैक्स देना ही देना है। पॉइंट नंबर एफ क्लियर हो गया जी? यस यस सर। सर। कोई डाउट नहीं? नो सर। चलो, गुड गुड टू गो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो अब हमारा आ जाता है, ये इसकी कंप्यूटेशन है, ये आप एक बार करके खुद बैठ के देखना, कहीं कोई डाउट आए तो यू गेट बैक टू मी। अब जो नेक्स्ट, ये जो अभी हमने एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं, ये हमारी है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स। अभी तक हमने जो पढ़ी है ये इंट्रा हेड एडजस्टमेंट है या इंटर सोर्स एडजस्टमेंट की। मींस अब मींस इसको अगर एग्जांपल के तौर पे लें तो मतलब इंट्रा का मतलब हो गया कि आप इंट्रा स्कूल कंपटीशन कर रहे हैं जी, आपस में दो क्लासेस जो हैं वो आपस में कोई गेम खेल रही हैं, जो जीत गया तो वो जीत गया, तो जो क्लासेस हैं वो सोर्स हो गई। इंटर सोर्स मींस दो क्लासेस आपस में कर रही हैं, मींस एक से ज्यादा क्लास है तो वो इंटर वर्ड हो गया यूज उसके लिए। और अगर एक ही स्कूल की बात कर रही है तो वो इंट्रा स्कूल कंपटीशन हो गया। एक से ज्यादा स्कूल हो जाएंगे तो दो तीन स्कूल आपस में compete कर रहे हैं तो इंटर स्कूल कंपटीशन हो जाएगा। तो इंट्रा जो है वो विद इन दी सेट है, जो एक सेट की बात कर रहे हैं उसी सेट के अंदर है, और इंटर जो है वो मल्टीपल सेट्स हैं, दो तीन सेट्स हैं। तो इंटर हेड एडजस्टमेंट मींस अब आपस में पांच हेड में जो है, एक हेड में इनकम आई हुई है, दूसरे हेड में लॉस आया हुआ है, इसमें अब किस तरह के हेड्स की जो एडजस्टमेंट है, ये अलाउड है या डिस अलाउड है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक। अब हम जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो जो पहली एडजस्टमेंट है इंटर हेड एडजस्टमेंट में, जो पहली एडजस्टमेंट है जो डिस अलाउड है लार्जली, दैट इज कैपिटल गेन्स। सो लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड। हाउएवर लॉस अंडर एनी अदर हेड मींस उल्टा जो है इसका अलाउड है, लॉस अंडर एनी अदर हेड। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस लॉस, जो अगर बिजनेस लॉस हुआ तो पीजीबीपी में लॉस हुआ है आपका, that shall be allowed to be set off against income under the head capital gains। बिजनेस लॉस को आप कैपिटल गेन्स के साथ एडजस्ट कर सकते हो, मगर आपको अगर कैपिटल लॉस हुआ हुआ है तो उसको आप बिजनेस इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट रूल। ठीक है जी, कैपिटल गेन्स का ये रूल समझ में आ गया अपने को? यस सर। यस सर।
इसका भी रीजन वही होगा कि जो कैपिटल लॉस है उस मीन अगर जैसे अब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात करें या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बात करें शेयर्स के केस में पर्टिकुलरली, तो वहां तो टैक्स 12.5 और 20% है। इसको मैं अगर जो है वो एडजस्ट कर दूं उस इनकम पे जिस पे इनकम टैक्स का रेट 30% लग रहा है, तो गवर्नमेंट तो कहेगी यार हमसे बड़ा बेवकूफ तो तुमने देखा ही नहीं, सो नाइस ऑफ यू, आप तो करते चले जाओगे ऐसा। तो इसलिए उस चीज को स्टॉप करने के लिए उन्होंने ये सेट ऑफ आपस में डिसअलाउ कर दिया है, बट अदर सेट ऑफ इज अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिजनेस लॉस हुआ, आप कैपिटल गेन्स के गेन के साथ उसको सेट ऑफ करना चाहते हैं कि करो, कोई दिक्कत नहीं। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਸੀ 20%, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 30%, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 30% ਵਾਲਾ 20 ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो है इसमें आपका फिर हो गया लॉस ऑफ मींस, ये जो कमेंट्री है या ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, दिस इज मोर ऑफ कॉमन सेंस। सिर्फ आपको वो जो कॉमन सेंस वाली चीजें हैं वो समझनी है, आपको रिलेट करनी है, खाली रट्टा नहीं मारना है। ताकि क्योंकि रट्टा मारा हुआ होगा तो 2-3 दिन में भूल जाएगा, फिर पेपर से पहले पढ़ना पड़ेगा। कॉमन सेंस से किया होगा तो आप अगर उसकी दिमाग में ही इक्वेशन बना लोगे तो आपको राइट टाइम पे राइट पॉइंट पे चीजें याद आती चली जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या हो गया, लॉस अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑन, लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस, लॉस अंडर द हेड profits and gains of business or profession due to speculation business cannot be set off against any other income except profits of speculative business. However, loss under any other head, for example loss from house property, shall be allowed to be set off against income of speculation business. तो अब आपका जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो वाला जो है वो आप स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट्स के साथ जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। मींस आप स्पेकुलेशन लॉस को तो कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते हो, आप स्पेकुलेशन लॉस को नॉन स्पेकुलेशन प्रॉफिट्स के साथ एडजस्ट कर सकते हो, पीजीबीपी वाला। इसके अलावा एक एक्सेप्शन और दे दी कि आपका जो प्रॉफिट्स मींस आपके लॉसेस जो हैं हाउस प्रॉपर्टी से लॉसेस हुए हैं उसको भी आप स्पेकुलेशन बिजनेस वाली इनकम के साथ जो है वो सेट ऑफ कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अलाउड। ठीक है जी, ये पॉइंट बी भी क्लियर हो गया। यस सर। Now, next that comes is loss of a specified business covered under Section 35 AD, which cannot be set off against income under the head, which cannot be set off against income taxable under any other head. However, loss from other head, कोई अगर किसी और हेड में लॉस हुआ है, that can still be set off against income from specified business. Other way around AD का भी अलाउड है जी, ठीक है, वो विद इन द बिजनेस भी था अलाउड और ये आउटसाइड द बिजनेस इन हेड भी अलाउड है, मींस कैपिटल गेन्स कैपिटल लॉसेस के साथ भी इसको आप जो है वो सेट ऑफ कर, कैपिटल लॉसेस के साथ तो सेट ऑफ कर ही नहीं सकते हो, मींस कैपिटल गेन्स के साथ इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो। लॉस ऑफ 35 एडी कैपिटल गेन्स के साथ सेट ऑफ करना है, कर लो, कोई दिक्कत। मींस अदर हेड्स के लॉसेस में अब ये कैपिटल लॉस भी हो गया, दैट कैन बी योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस आल्सो भी इसके साथ सेट ऑफ कर सकते हो, तो आपको ये परमिटेड है। सैलरी के साथ नहीं कर सकते हो, ये यहाँ लिखा नहीं है बट बता रहा हूँ कि बट सैलरी में लॉस होता नहीं, सैलरी में तो इनकम ही होती है, इस लॉस को किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हो और सैलरी में लॉस लगता नहीं है, तो सैलरी के साथ आप जो है सैलरी की इस लॉस को सैलरी की इनकम के साथ भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। मींस आपको सैलरी से इनकम है और यहाँ पर आपको ये 35 एडी में लॉस हुआ है, आप दोनों को जो है आपस में एडजस्ट नहीं कर सकते, देयर इज अ कंप्लीट डिटेल्ड थिंग ऑन दैट, उसमें भी 15-20 मिनट की कमेंट्री है, सो दैट प्रोबेबली आई विल स्टार्ट इन दी नेक्स्ट क्लास। So loss from activity of owning and maintaining race horses, loss under the head income from other sources due to activity of owning and cannot be set off against any other income except property, again except profit from activity of owning and maintaining race horses. However, loss under any other head, for example business loss, shall be allowed to be set off against income from activity of maintaining रेस हॉर्सेस, मीन्स किसी और लॉस को आप इसकी इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हो। लॉस अंडर द हेड इनकम, इनकम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस क्यों होता है बच्चे?
What is the reason of having the losses in the income Self from house property? occupied house property. हाँ जी, Self occupied house property अंदर interest on loan खातर negative आएगा. इंटरेस्ट जो आप लेते हैं, जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट देते हो, उसका जो लॉस होता है, उसकी वजह से लॉस हो जाता है। मीन्स वो जो ब्याज देते हो, ब्याज दैट लीड्स टू लॉसेस, क्योंकि ब्याज जो है वो 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए तक का भी जाता है, उससे भी ज्यादा जाता है। तो कितना भी लॉस आपको हो सकता है, और मैक्सिमम लॉस अलाउड कितना होता है जो आप रख सकते हो, विच कैन एक्चुअली बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। मीन्स आपका एक लिमिट है लॉस की, इसमें उस लिमिट के बियॉन्ड आप लॉस नहीं निकाल सकते हो। मीन्स वो सेट ऑफेबल भी नहीं है उसके बियॉन्ड बियॉन्ड। हमने पीछे जब हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर जिस दिन पढ़ा था, उस दिन इसकी बात करी थी। 2 लाख 2 रुपए का लाख का लॉस है 35 विच लाख. इज कैप्ड। 2 लाख के बाद का लॉस जो है, उसको आप खाली कैरी फॉरवर्ड करोगे जब तक कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो जाती, उसके साथ ही आप उसको सेट ऑफ करोगे। 2 लाख के बियॉन्ड का लॉस एक इंडिविजुअल को अलाउड ही नहीं है। एक बंदा जो है वो मैक्सिमम 2 लाख का लॉस जो है वो प्रॉपर्टी से ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं ले सकता है। चाहे वो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे वो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी हो, कैसी भी हो। ठीक है जी, चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. समझ आ रहा है अभी? क्योंकि एक बड़ी ही Yes, sir. फास्ट कमेंट्री चल रही है, जैसे वो नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहा होता है, वैसे ही मैं भी लगा हुआ हूँ करने। Sir. तो एब्जॉर्ब कर पा रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. हिमांशी तरह वो दूसरा वाला क्या था यार, वो मतलब जो क्वेरी थी वो कौन सी थी? Sir, कहाँ दिया इसमें इसने मेरे को? depreciation की एक lesson है. एक बार खोलें उसको, मे बी थोड़ा सा मेरे को बोलना कम पड़ेगा। गिव मी अ मोमेंट, आई नीड अ ब्रेक। मैं 2 मिनट पानी पीऊंगा। ये वाला ना बच्चे? Yes, sir. गाइस विजिबल टू यू? नजर आ रहा है कि हिमांशी की क्वेरी है यार, इसे ठीक करो, इसे सॉल्व करो। कह रहा है कि बी लिमिटेड, a newly formed manufacturing concern, has furnished you the following details to compute depreciation allowed for assessment year 2023-24 and 24-25। तो अब इसमें इससे पहला वाला पेज कहाँ है? उसके बिना सॉल्व हो जाएगा ये जो Yes, sir. नील? ये starting ही है क्वेश्चन की. ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही है? Yes, sir. ये तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कहाँ होती है दूसरे साल में बुद्धूराम? Okay, sir. मैं उसका पेज भी आपको सेंड कर देती हूँ. और नहीं करने की जरूरत है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कह रहे हैं ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो दिया हुआ है मींस ये वाला। और ये जो अब तुम्हारा सवाल जो था वो ये नील क्यों है? असेसमेंट ईयर 24-25 के अंदर ये जो तुमने लाल रंग का ये कुंडी बनाई हुई है, ये दोनों नील क्यों है? Yes, sir. ये दोनों नील इसलिए है क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन खाली पहले साल में मिलती है, दूसरे साल में थोड़ा ना मिलती है। Okay, sir. एडिशनल डेप्रिसिएशन किस रेट पे मिलती है बच्चे? 20. 20%. हैं जी? 20% 20%. कब मिलती है? खाली पहले साल में। अगर किसी को जो है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन, जैसे प्लांट सी में जो है वो 10% की क्यों मिली 20 की जगह? Sir, machine क्योंकि less वो than
180 डेज से कम है। मशीन 180 180 डेज से डेज से कम कम की थी। यूज हुई अब है। क्योंकि 180 डेज से कम Yes. की थी इसलिए 10% इस साल मिल गई, 10% अगले साल मिल जाएगी। अदरवाइज जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन एक बार मिलनी है 20% की, और उसके बाद छुट्टी, आगे आगे कभी नहीं मिलनी। 2 सालों में एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो 2 किश्तों में मिली है, 2 बार नहीं मिली है। आधी अभी मिल गई, आधी अगले साल मिल गई, फॉर द रीजन कि आपने एसेट जो है वो ओन करी है लेस देन 180 डेज। तो योर क्वेश्चन इज क्लियर, योर सोल्यूशन टू योर Yes, क्वेश्चन sir. इज क्लियर बच्चे? Yes, sir. चलो गुड। सो द पॉइंट ऑफ हाईलाइटिंग हिमांशी's क्वेश्चन वाज कि आप कहीं किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं, फील फ्री, आपके पास एक बंदा है जो आपको टैक्सेशन की जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकता है। आप अपने रिसोर्सेज को लिवरेज करो, यूज करो, डोंट कीप इट टू योरसेल्फ। ज्यादा से ज्यादा एक बंदा जो आपकी हेल्प कर सकता है वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, आप उससे मांगोगे तो। अगर वो कर देगा तो बहुत बढ़िया, नहीं करेगा तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि बिना आपके मांगे तो वो वैसे भी नहीं आपकी हेल्प करने जा रहा था ना। ऑलवेज फील फ्री, आप एक एक हैंड जो है अपना एक्सटेंड करो कि आई नीड हेल्प, प्लीज हेल्प मी, जरूर पूछो। सो अब हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाँ, ये लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था। लॉस इन एक्सेस ऑफ ₹200,000 under the head income from house property cannot be set off with the income under the head with the income under other heads of income। ये चीज हमने क्लियर कर ली, ये पढ़ा नहीं हमने, उससे पहले ही हमने इसको डिस्कशन टेबल पे अपने रख दिया था कि मैक्सिमम लॉस जो आप कैरी सेट ऑफ कर सकते हो एक दूसरे के साथ वो 2 लाख रुपए का है। एक बंदा जो कर सकता है 2 लाख के बियॉन्ड नहीं कर सकता है। However, if assessees under default tax regimes, loss under the head income from house property cannot be adjusted with any income whatsoever under any other head। ठीक है जी, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ये पॉइंट अभी नहीं बताया था मैंने। अगर आप जो है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हो, आप नए टैक्स रिजीम में हो, तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो जिसमें 2 लाख का लॉस आपको जो है वो सेट ऑफेबल है, वो अब मना हो जाएगा। आप कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते हो अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हो तो। पॉइंट क्लियर गाइस? यस Yes, सर। sir. कोई डाउट है तो बात करें, नहीं तो आगे बढ़े। Loss under the head profits and gains of business or profession. Loss under the head profits and gains of business or profession cannot be set off from income under the head salaries। सैलरीज में ये सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस लॉस लगा है तो उससे आपकी मीन्स पता चले कि आपको सैलरी मिल रही है 25 लाख रुपए, आपने एक बिजनेस खोल दिया, उस बिजनेस में आप घाटा दिखा रहे हो 12 लाख रुपए, 25 में से 12 कम कर देते हो, बाकी दिखाते हो मेरी 13 लाख रुपए की इनकम। 13 लाख में से 12,75,000 रुपए आपकी एग्जेम्प्ट इनकम हो गई, बाकी 25,000 रुपए के ऊपर जो है आप चुपचाप से टैक्स दे देते हो कि ये ले भाई 25,000 के ऊपर जो है जो 20% के हिसाब से टैक्स है या 5% के हिसाब से जो भी टैक्स बनता है वो सरकार को ले ले। सरकार कहती है ऐसे पागल मत बनाओ भाई, सैलरी की इनकम को आप बिजनेस के लॉसेस के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हो। उसने बड़ा क्लियरली लिख दिया है। ऐसे बहुत सारे समझदार लोग पहले करते होते थे, आज से 10-12 साल पहले। तो ये 10-12 साल पहले ये क्लॉज आ गया था कि दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट परमिटेड। ठीक है जी, लॉस अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम अंडर द हेड सैलरीज। लॉस फ्रॉम ए सोर्स, सच लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी टैक्सेबल इनकम। ये चीज हमने पहले भी पढ़ ली थी कि अगर आपकी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 तो उसका जो है आप जो है वो सेट ऑफ उसका किसी भी तरह से, जब आप इंटर सोर्स एडजस्टमेंट नहीं ले सकते तो इंटर हेड भी नहीं ले सकते। ठीक है ना, जब आपका लॉस फ्रॉम ए सोर्स है तो आप उसकी, इसमें तो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट भी अलाउड नहीं है ना कि एक इनकम जो आपकी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 है इसको आप दूसरी इनकम सेम हेड में है तो भी नहीं ले सकते, दूसरे हेड में तो लेने का मतलब ही नहीं। तीसरा जो है वो फिर आपका ये भी सेम पॉइंट हो गया, एच वाला भी, इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एटसेट्रा, लॉटरीज, रेस हॉर्सेज और कार्ड गेम, पजल गेम, वो सारी गेम्स की जो है आप इंटर सोर्स एडजस्टमेंट नहीं ले सकते।
तो इंटर हेड का भी कोई मतलब नहीं है, ये वाली एडजस्टमेंट्स आप ले ही नहीं सकते। तो इसके बाद ये इसका एक एग्जाम्पल और ये टेस्ट योरसेल्फ, और ये इसके साथ जो है ये आपकी इंटर सोर्स इंटर हेड एडजस्टमेंट। अब जो है यहां तक जो है ये जो था ये सेट ऑफ वाली जो थी ये सारा कवर हो गया है। यहां तक के जो पॉइंट्स हैं, आई सजेस्ट यू गाइस टू ये जो पेज नंबर 423 का जो है, यहां तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करके आएंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। फिर जो है वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जो कैरी फॉरवर्ड अब जो लॉसेस आपके इंटर सोर्स में नहीं एडजस्ट हुए वो इंटर हेड से एडजस्ट हो जाएंगे, जो इंटर हेड से भी एडजस्ट नहीं हुए अब वो हमको कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। अब कैरी फॉरवर्ड में क्या प्रोविजंस हैं, जो प्रोविजंस हमारे थे पुराने जो अभी तक हमने बात करी हुई है, लाइक डेप्रिसिएशन था, इसको अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन